जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 4। ये ज्योग्राफी से संबंधित है और ये ज्योग्राफी का लास्ट टेस्ट है। इसके बाद हम लोग पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह बर्फ की एक पिंजरेनुमा जालक संचालक संरचना है जिसमें मीथेन विद्यमान होता है। यह कथन सही है। मीथेन हाइड्रेट बर्फ की एक पिंजरेनुमा जालक संरचना है जिसके अंदर प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक मीथेन के अणु विद्यमान होते हैं। ऐसे कई अन्य नाम भी हैं। इनका आमतौर पर मीथेन हाइड्रेट के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें मीथेन कैलेथ्रोट, हाइड्रोमीथेन और मीथेन बर्फ, ज्वलनशील बर्फ, प्राकृतिक गैस हाइड्रेट और गैस हाइड्रेट शामिल है। दूसरा कथन है, यह निम्न तापमान एवं उच्च दाब में स्थिर होता है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, यह उत्तरी कनाडा और रूस के अस्थायी तुषार में तटवर्ती निक्षेपों में पाया जाता है। यह भी कथन सही है। देखें इसमें तो इसे उत्तरी कनाडा तथा रूस में अस्थायी तुषार के निकटवर्ती निक्षेपों में पाया जाता है। निक्षेपों को गर्म करने से या दाब कम करने से इस ठोस संरचना से गैस बाहर निकलने लगती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन औद्योगिक प्रदेशों क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें देखें तो पहला है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र, इसको किया गया है। प्रयागराज वाराणसी मिर्जापुर क्षेत्र, इसको नहीं किया गया है। तीसरा है उत्तरी मालाबार क्षेत्र, इसको भी नहीं किया गया है। और चौथा है कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, इसको किया गया है। यानी 1 और 4 को किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावासी या मेहनतकश कामगार निम्नलिखित में से किस गतिविधियों से जुड़े होते हैं। ये अत्यावासी व या मेहनतकश उसको कहते हैं जो द्वितीय क्षेत्र में अपने श्रम से उसका मूल्यवर्धन कर दे, उसको ये अत्यावासी कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन है, प्राथमिक गतिविधियों से, द्वितीयक गतिविधियों से, चतुर्थक गतिविधियों से और पंचम गतिविधियों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, द्वितीयक गतिविधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश की बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बिदुरैन, पिग्मी और तथा ओरंग असली जनजाति निवास करती हैं। इसमें देखें तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, अधिकांश आदिम लोग शिकारी एवं संग्रहकर्ता के रूप में रहते हैं। ये कथन सही है। पहला कथन में जो दिया हुआ है, भूमध्य प्रदेश के बेदुरैन, पिग्मी और ओरंग असली जनजाति निवास करते हैं, ये इसलिए गलत है क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश के प्रमुख जनजाति में शामिल हैं अमेजन बेसिन की इंडियन जनजाति, कांगो बेसिन की पिग्मी और मलेशिया की ओरंग असली जनजाति। और बेदुइन अरब की खाना बदोशी जनजाति है जो कि ऐतिहासिक रूप से अरब महाद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे कथन में देखें तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में सामान्यतः कम आबादी पाई जाती है और वनों में रहने वाले अधिकांश आदिम लोग आखेट और संग्रहकर्ता के रूप में रहते हैं और अधिक विकसित लोग स्थानांतरणशील या झुम कृषि करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूरे कोयले का उपयोग वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, बिटुमिनस कोयला एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है। यह कथन गलत है। जो बिटुमिनस कोयला या काला कोयला अपेक्षाकृत मुलायम होता है। इसमें बिटुमेन नामक टार जैसे पदार्थ पाया जाता है। यह लिग्राइट कोयले की तुलना में उच्च लेकिन एंथ्रेसाइट की तुलना में खराब गुणवत्ता का कोयला है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 60 से 80% होती है। तीसरा कथन है, बिटुमिनस कोयले में सभी प्रकार के कोयले की अपेक्षाकृत अशुद्धियां सबसे कम तथा कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह भी कथन गलत है। एंथ्रेसाइट खनिज कोयले की कठोर एवं सुगठित किस्म होती है जिसमें चमक अधिक होती है। इसमें उच्चतम कार्बन की मात्रा, न्यूनतम अशुद्धियां और सभी प्रकार के कोयले की अपेक्षा उच्चतम कैलोरी क्षमता होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 92% से लेकर 98% के बीच होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सिर्फ पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दी गई परिस्थितियों में से कौन सी स्थितियां गेहूं की अच्छी फसल के लिए आदर्श स्थिति नहीं है? इसमें पहला है, इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें देखें तो ये कथन गलत है, क्योंकि इतनी अधिक वर्षा से फसल खराब हो जाती है। इसके लिए 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, हल्की दोमट मृदा। ये सही है। गेहूं की फसल के लिए हल्की दोमट मृदा सबसे उपयोगी मानी जाती है। तीसरा कथन, परिपक्वता अवधि के दौरान शीत ऋतु का तापमान 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु का तापमान 21 सेंटीग्रेड से 26 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक तरफ बंदरगाह लिखा हुआ है और दूसरी तरफ देश लिखा हुआ है। इसमें देखें तो पहला है हैम्बर्सबर्ग जर्मनी, जो ये सही है। दूसरा है एंटवर्प नीदरलैंड, ये गलत है, क्योंकि इसमें देखें तो एम्पटवर्ग ये बेल्जियम में स्थित है, ना कि नीदरलैंड में। तीसरा है बल्टीमोर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सही है। और चौथा है हवाना ब्राजील, ये गलत है, क्योंकि हवाना क्यूबा में स्थित है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें दूसरा और चौथा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवासी पशुचारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, पेयरी क्षेत्र में जलवासी पशुचारण लामाओं का पालन करते हैं। ये कथन गलत है। लामाओं को एंडीज क्षेत्र में जलवासी पशुचारण के हिस्से के रूप में पाला जाता है। पेयरी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दूसरा कथन है, आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र में जलवासी पशुचारणों द्वारा पाले जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु रेंडियर है। यह कथन सही है। रेंडियर को जलवासी पशुचारण के हिस्से के रूप में आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र में पाला जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, व्हाइट स्पॉट बीमारी एक डीएनए आधारित अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित संक्रमण है। यह कथन सही है। व्हाइट स्पॉट बीमारी
कैलेस्ट्रेसियाई उपसंघ को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित संक्रमण है जो भारी मात्रा में संवर्धित झींगों में मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा कथन है, यह विषाणु केवल क्रस्टेशियाई को संक्रमित करता है। यह भी कथन सही है। ये जो देखें तो ये विषाणु केवल क्रस्टेशियाई उपसंघ को ही संक्रमित करता है। तीसरा कथन है, वर्तमान में इस बीमारी के अनियंत्रित रूप से घटित होने और इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। यह भी कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनगरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है। इसमें देखें, पहला ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के बढ़ने से। जी नहीं, एक गलत है। दूसरा है मध्य और उच्च वर्ग के लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों के भीतर नियोजित ग्रेडेड कम्युनिटी के निर्माण से। ये भी गलत है। तीसरा है शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की उच्च गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों से। ये कथन सही है। ये उपनगरीकरण का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। विशाल नगरों अथवा मेगापोलिसिया के उदय से। ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों में कोयले के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है प्रमुख कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ ये किस महाद्वीप में होते हैं। इसमें पहला है रूस, रूर यूरोप। ये सही है क्योंकि जो ये रूर जो है जर्मनी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है सिंगरेनी एशिया। ये भी सही है। अगर जो देखें तो चीन का सवाकू, फुसून, ईरान मंगोलियाई और भारत में दामोदर घाटी, रानीगंज, बोकारो, झारिया और सिंगरेनी इसमें शामिल है जो ये एशिया के क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है सांता कैटरीना, उत्तरी अमेरिका। ये गलत है क्योंकि इसमें देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका में है जो ब्राजील की सांता कैटरीना के क्षेत्र में होता है। ये विक्की कौशल वाला कैटरीना नहीं है, ये कोयला का प्रमुख क्षेत्र है। चौथा है बैंकी अफ्रीका, जो ये सही है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इस युग में देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग, आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पर विचार कीजिए। यह निम्नलिखित देशों में से किस जनसंख्या जननांकी को निरूपित करता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ सोमालिया, इथोपिया, जापान और पाकिस्तान। ग्राफ तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। जिसको ये पूरा पीडीएफ चाहिए होगा वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, मैं इसको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर जो ग्राफ की बात करें तो ये पूरा ग्राफ जापान के बारे में दर्शाया गया है क्योंकि यह जापान का जनसंख्या पिरामिड है। यह पिरामिड का एक संकीर्ण आधार एवं शुभांकर शीर्ष है। यह निम्न जन्म और सॉरी और मृत्यु दर को दर्शाता है। जापान जैसे विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है आयु लिंग पिरामिड और दूसरी तरफ निरूपित जनसंख्या। इसमें पहला है विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। इसके निरूपित जो जनसंख्या है वो विस्तारित होती जनसंख्या है। ये सही है। दूसरा है अगर जो देखें इसमें तो यह एक विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है और यह अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है घंटी के आकार का पिरामिड।
ह्रासमान जनसंख्या, ये कथन गलत है। अगर ये देखें तो यह पिरामिड जो होता है इसमें ये स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है जो घंटी के आकार का होता है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है। तीसरा है शुंडाकार शीर्ष के आधार के साथ संकीर्ण आधार स्थिर जनसंख्या। ये भी गलत है क्योंकि ये ऐसे इसमें दोनों इंटरचेंज कर दिया है। अगर ये देखें ह्रासमान जनसंख्या तो यह पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्षक है जो निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि सामान्य तौर पर शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। उपरोक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जियम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। यह कथन गलत है। एक्जियम बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत निर्यात ऋण के एक संरक्षक के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है यह केवल भारत में निर्यातकों और आयातकों को ऋण प्रदान करता है। यह भी कथन गलत है। मैंने आपको पिछले के टेस्ट सीरीज वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ ऐसे शब्द आते हैं वो ज़्यादातर कथन गलत होते हैं। अब देखिए ये क्यों गलत है। यह विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थाओं को ऋण व्यवस्था प्रदान कर सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रवासन के लिए प्रतिकर्षण कारक है? इसमें देखें तो पहला है प्रतिकूल जलवायु, ये है। दूसरा है प्राकृतिक विपदाएं एवं महामारियां, ये भी इसके कारण है। तीसरा है काम के बेहतर अवसर, जो नहीं है। चौथा है शांति और स्थायित्व, ये भी नहीं है। तो अगर जो देखें कूट के हिसाब से कौन से सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर जो टाइम बचाना है तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित खनिज अयस्कों में से किसे वर्णित किया जा रहा है? ये जो तीनों कथन है वो इनमें से किसके बारे में वर्णित किया जा रहा है वो देखना है। इसमें पहला कथन है काला हांडी और संबलपुर इस खनिज अयस्क के प्रमुख उत्पादक है। ये कथन सही है बॉक्साइट के लिए। दूसरा है लैटेराइट चट्टानों से संबंध है जो विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों तथा अथवा पर्वत श्रेणी के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भी बॉक्साइट के लिए उपयुक्त माना जाता है। तीसरा कथन है यह दरअसल एक खनिज नहीं है, एक चट्टान है जो मुख्य रूप से हाइड्रेटों से निर्मित है। यह भी बॉक्साइट के लिए है। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह धात्विक खनिजों से संबंध में भारत की स्थिति निम्न ही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण निर्माण है। यह 760 किमी लंबी रेलमार्ग हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे नेटवर्क का भाग नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा इसका भाग नहीं है। इसमें देखें तो पहला है इसमें ऑप्शन महाराष्ट्र जो इसका भाग्य है। दूसरा है कर्नाटक, ये भी इसका भाग्य है। तीसरा गोवा, ये भी इसका भाग्य है। और चौथा तमिलनाडु जो इसका भाग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फेरी पत्तन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से संबंधित होता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है नौसेना पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है। यह भी कथन सही है।
ये पत्तन युद्धक जहाज़ों को सेवाएँ देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएँ चलाते हैं। कोची तथा कारवार भारत में ऐसे पत्तन के उदाहरण माने जाते हैं। तीसरा कथन है, अंतरपो-पत्तन एकत्र केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से आयातक हेतु वस्तु लाई जाती हैं। यह कथन गलत है। जो अंतरपो-पत्तन है, ये ऐसे एकत्र केंद्र हैं जहाँ विभिन्न देशों से निर्यातक हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया के लिए एक एकत्रो-पत्तन है और इसमें देखें तो टोडर यूरोप के लिए और कोहेपनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए अपत्रो-पत्तन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प ए, 1 और 2। इसका सही उत्तर विकल्प ए, केवल 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भगवान शिव को समर्पित है। यह कथन सही है। जहाँ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंगराज मंदिर है, ये साफ-साफ दिख रहा है कि भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा कथन है, यह कलिंग शैली के स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये भी कथन सही है। लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर वास्तुकला के कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ये शैली मोटे तौर पर नागर शैली के अंतर्गत आती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवर्गों की भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है? इसमें पहला है, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये सही है क्योंकि इसके अंतर्गत दर्ज की गई है। दूसरा है, निवल बोया गया क्षेत्रफल, ये भी सही है। तीसरा है, बंजर एवं व्यर्थ भूमि, ये गलत। चारागाह के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये भी गलत। और प्रतिभूमि, ये भी गलत। इस तरह के कथनों में ज्यादातर जो नकारात्मक कथन होते हैं वो गलत होते हैं। मतलब ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, 100% कंफर्म नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सकल बोए गए क्षेत्र और निवल बोए गए क्षेत्र का अनुपात होता है। यह कथन सही है। अगर जिसमें देखें तो फसल गहनता सकल बोए गए क्षेत्र और निकल बोए गए क्षेत्र का अनुपात है। जैसे इसमें देखें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 51% जो पहले से ही कृषि के अधीन है, जबकि वैश्विक स्तर पर 11% है। वर्तमान में फसल गहनता 136% है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद केवल 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा कथन है, यदि हम सीमित भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए औद्योगिक को परिनियोजित करते हैं, तो श्रम की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। ये भी कथन सही है। अगर जिसमें देखें तो जो ये तकनीक का ये लाभ है, इसमें सीमित भूमि से उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ श्रम की मांग भी काफ़ी बढ़ जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता है? इसमें पहला है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव, ये कथन सही है। अगर ये देखें तो जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जो भूमि स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाता है। दूसरा है श्रम गहनता, ये भी सही है। यह श्रम गहन कृषि है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ये गहन निर्वाह कृषि के बारे में बात हो रहा है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। तीसरा है, यह फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु अत्यधिक यांत्रिकीकरण है। यह गलत है क्योंकि इस प्रकार की कृषि में चावल प्रमुख फसल होता है। जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण भूमि जोत का आकार बहुत छोटा होता है। कृषक पारिवारिक श्रम
की मदद से कार्य करते हैं, जिससे भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों का उपयोग सीमित होता है और अधिकांश कृषि कार्य शारीरिक श्रम द्वारा किया जाता है, न कि यांत्रिक श्रम द्वारा। चौथा कथन है, प्रति श्रमिक निम्न उत्पादक के साथ प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्च उपज है। ये कथन सही है। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपज अधिक होता है, लेकिन प्रति श्रमिक कृषक उत्पादकता कम होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्योग को भार ह्रास वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसमें देखें ऑप्शन, तो पहला है लौह एवं इस्पात उद्योग, ये सही है। दूसरा है लुगदी उद्योग, ये भी सही है। तीसरा है चीनी मिल उद्योग, ये भी सही है। चौथा है सूती वस्त्र उद्योग, जो गलत है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध कच्चे माल का उपयोग होता है और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। पांचवा है पेट्रोकेमिकल उद्योग, ये भी गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम परिशोधशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपकृष्ट तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का प्रयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उपयोग किसी क्षेत्र की भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान करने के लिए किया जा सकता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर शहरी औद्योगिक एवं साक्षर समाज की विशेषता है। यह भी कथन सही है। इस सिद्धांत में आज देखें तो बताया गया है, जैसे जैसे समाज ग्रामीण कृषि प्रधान और निरक्षर से शहरी औद्योगिक और साक्षर समाज की ओर प्रगति करता है, वैसे वैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली जनसंख्या में निरूपित होती जाती है। तीसरा कथन है कि यह 2 चरणों में जनसांख्यिकी संक्रमण की व्याख्या करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह 3 चरणों वाले जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत है। पहले चरण में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरे चरण में शुरुआत में प्रजनन दर की उच्चता बनी रहती है और तीसरे और अंतिम चरण में प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों में काफी गिरावट आती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं में पौष्टिककृत चावल के वितरण को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सरकारी योजनाओं में वितरण हेतु चावल के पौष्टिकरण की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन की जाएगी। देखें इसमें तो ये कथन सही है। इस हाल ही में जो आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश में पोषण की कमी से निपटने के लिए उद्देश्य से वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं में चरणबद्ध तरीके से पौष्टिककृत चावल के वितरण को मंजूरी प्रदान की है, जो चावल के पौष्टिककृतकरण की पूरी लागत केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। दूसरा कथन है, भारत में चावल को आमतौर पर आयोडीन के साथ पौष्टिककृत किया जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसको आयोडीन के साथ पौष्टिककृत नहीं किया जाता है। इसमें आयरन, विटामिन 12 जो B12 है, इसके साथ पौष्टिककृत किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के उद्योग भारी उद्योग होते हैं जो प्रायः कोयला क्षेत्र के पास स्थिर होते हैं। धातु प्रगलन, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, विनिर्माण या वस्त्र उत्पादन में संलग्न होते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग का सर्वोत्तम वर्णन किया जा गया है? इसमें ऑप्शन ए है उच्च प्रौद्योगिक वाले उद्योग का, गलत।
दूसरा, स्वच्छ उद्योग का गलत। जब रसायन विनिर्माण और धातु प्रगलन है तो स्वच्छतम उद्योग का बात किया ही नहीं जा सकता है। तीसरा है चिमनी वाले उद्योग, जो सही है। और चौथा है छोटे पैमाने के उद्योग, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मृमण काली मृदा जिसमें जल संचित रह सकता है चावल के लिए आदर्श होता है। यह कथन गलत है। चावल एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पादप है, जिसके कारण इसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक उच्च तापमान और 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी सिंचाई सिंचाई आवश्यक है। और इसमें देखें तो मृमण जलोढ़ मृदा जिसमें जल संचित रह सकता है चावल के लिए आदर्श होता है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ मध्य तापमान एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह एक खरीफ की फसल है। इसमें देखें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक के साथ उच्च तापमान, न कि मध्यतर तापमान, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तीसरा है, देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग एक चौथाई भाग में चावल की खेती की जाती है। ये कथन सही है। विश्व में भारत का चावल उत्पादन में देखें तो लगभग 22% योगदान है और वर्ष 2017 में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल तीसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रहे पॉइजन पिल स्ट्रेटी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इसमें देखें, पहला विकल्प है, यह वायरस जनित संक्रामक रोग के उपचार की एक विधि है। गलत। पहले जानते हैं ये क्या होता है। पॉइजन पिल स्ट्रेट ये मौजूदा शेयरधारकों को कम कीमत पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का विकल्प देती है, जिससे एक नए आकार पक्ष के स्वामित्व हिस्सेदारी प्रभावित रूप से कमजोर हो जाती है। दूसरा कथन है, यह एक प्रकार का किल स्विच है जिसका उपयोग बढ़ते एनपीए को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। यह भी गलत है। तीसरा है, यह किसी कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को छूट के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करता है, जो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे इसका सही उत्तर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह कथन सही है। दूसरा है, यह रूस के मास्को से जापान के टोक्यो तक जाता है, जो ये गलत है। ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग का निर्माण यूरोपीय रूस के साइबेरिया या एशियाई रूस से जोड़ने के लिए किया गया है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को, उफ नोवोसिबर्ग, इर्कुत्स्क, चिता और खाबरोव्स्क से गुजरता हुआ प्रशांत तट तक व्लादिवोस्तोक तक जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। ये कथन गलत है, क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग अल्जीरिया, मिस्र, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के प्रमुख इस्पात उत्पादन देशों में से एक है। मिस्र अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा है, लोरेन में यूरोप का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार स्थित है। यह कथन सही है। सेंसिया और हालिया क्षेत्र और यूनाइटेड किंगडम के क्वीनलैंड, मिल्सलैंड और स्कॉटलैंड क्षेत्र यूरोप के प्रमुख अयस्क खनन क्षेत्र हैं।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक अत्यधिक वाणिज्यिकृत कृषि है। यह कथन सही है। भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र, जो कृषि शब्द उन क्षेत्रों में प्रचलित कृषि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु पाई जाती है, यह अत्यधिक वाणिज्यिकृत कृषि होती है। दूसरा है, यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचलित है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें देखें तो ये विश्व के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि की जाती है। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र भूमध्य सागर के चारों ओर अवस्थित है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। अन्य क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। तीसरा है, अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की एक विशेषता है। यह कथन सही है। चौथा कथन है, सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। ये भी कथन सही है। भूमध्य सागरीय कृषि का लगभग यह है कि सर्दियों के मौसम में अधिक मूल्यवान फसलें जैसे फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जिनकी यूरोप और अमेरिका में अत्यधिक मांग भी रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विभिन्न प्रकार के ग्रामीण बस्ती प्रारूपों की है? इसमें पहला है, नगरों के आसपास विकास का वृत्ताकार प्रतिरूप। यह गलत है। अगर इसमें देखें वृत्ताकार प्रतिरूप के बारे में जाने तो इस प्रकार के गांव झीलों और तालाबों आदि के चारों ओर विकसित होते हैं। कभी-कभी गांव को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे, जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे अन्य जीव सुरक्षित रहें। दूसरा है, कई पर जहाँ कई सड़कें मिलती हैं, वहाँ तारे के आकार का प्रतिरूप विकसित होता है। यह कथन सही है। अगर जो तारे के आकार का प्रतिरूप जाने तो ये वहाँ विकसित होती हैं जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे या सड़कों के किनारे आवास का निर्माण होने के कारण तारे के आकार की बस्तियां विकसित होती हैं। तीसरा है, झीलों के आसपास आयताकार प्रतिरूप विकसित होता है। यह गलत है। अगर जो आयताकार प्रतिरूप के बारे में जाने तो ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्र या चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है ट्रक कृषि, जो इसमें दिया हुआ है, दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाना। ये सही है। फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जिसे ट्रक एक रात भर में तय कर सके, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक फार्मिंग भी रखा गया है। दूसरा है कारखाना कृषि, इसमें विनिर्मित पशु आहार एवं पशु चिकित्सा देखभाल के साथ गौशाला और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन एवं मवेशी पालन किया जाता है। यह भी कथन सही है। इसमें देखें तो उद्यान कृषि के अलावा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में कारखाना कृषि इसमें भी है। इसमें विनिर्मित पशु आहार और पशु चिकित्सा देखभाल के साथ गौशाला और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन और मवेशी पालन किया जाता है। तीस तीसरा है मिश्रित मिश्रित कृषि, एक ही समय में विभिन्न फसलें उगाए जाने पर समान बल देना। ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें फसलों के साथ मवेशी, भेड़, सूअर और कुक्कुट जैसे पशु के भी आय का प्रमुख स्रोत होता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। इसमें देखें ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के उपयुक्त में से कौन से प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? अगर इसके प्रमुख शहरों के बारे में जाने तो इसमें दो चार नाम मैं बता देता हूँ, जो अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कटक, बनारस, जयपुर, कानपुर, पुणे, इलाहाबाद
आगरा, मथुरा इससे होके जाता है। और इन विकल्पों में देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज से होकर जाने वाला केवल भुवनेश्वर और वाराणसी और जयपुर है। तो 1, 3 और 4 जिसका ये सही विकल्प विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शेल गैस भंडार है? इसमें देखें तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा मैक्सिको। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि और इसके सामने राज्य लिखा हुआ है। इसमें पहला है पामलू मणिपुर जो सही है। दूसरा है बेवर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तीसरा है कुरवा झारखंड, ये भी सही है। चौथा है पेंडा आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। ये सब चीजें याद करने वाली हैं, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेसाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है। ये कथन सही है। दूसरा है, विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% भाग एंथ्रेसाइट है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह एंथ्रेसाइट विश्व के कुल कोयले का लगभग 5% भाग ही है। तीसरा है, पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइट क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह कथन गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अधिकांश उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है और देश के संपूर्ण कोयला भंडारण में 2% से भी कम का योगदान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचलित सिंचाई प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लघु सिंचाई परियोजना में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत होते हैं, जबकि बड़ी और मध्यम परियोजना अधिकांशतः सतही जल संसाधनों का दोहन करती हैं। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, ड्रिप सिंचाई, स्प्रे या सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई और बब्बलर सिंचाई सिंचाई विधियों की कुंड सिंचाई श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। यह कथन गलत है। ये स्थानीयकृत सिंचाई एक ऐसी प्रणाली है, उस सिंचाई के अंतर्गत ये आता है जिसमें ड्रिप सिंचाई, फुहारा छिड़काव आदि और बम्पर सिंचाई इस श्रेणी के इस क्षेत्र से संबंधित आती हैं, जो स्थानीयकृत सिंचाई होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि प्रदेश में प्रचलित है। यह कथन सही है। दूसरा, इसमें गेहूं प्रमुख फसल है, हालांकि मक्का, जौ, जई और राई जैसे अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। यह भी कथन सही है। तीसरा है, इसमें खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक कृषि के सभी कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है। ये भी कथन सही है। जहाँ बड़ा आकार होगा वो मानव श्रम के द्वारा करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए कथन सही है। चौथा है, इसमें प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन के साथ प्रति एकड़ उच्च उत्पादन होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छतन उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये काफी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन सही है। जो स्वच्छतम उद्योग व्यापक विधियों वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं, यह निर्भर नहीं होते हैं। ये काफी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है, स्वच्छता उद्योग संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण फैलने में अत्यधिक योगदान देते हैं। यह कथन गलत है,
क्योंकि ये गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं जो आवासीय क्षेत्रों के पास स्थिर हो सकते हैं। तीसरा है, ये उद्योग दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिए। ये कथन भी गलत है, क्योंकि यह जब प्रदूषण फैलाएँगे नहीं, तो इन्हें उससे दूर स्थापित करने का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। ये सड़क तंत्र के पास अपेक्षाकृत होते हैं, जिससे आवागमन में भी आसानी हो सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के तहत प्रारंभ एक केंद्रीय कार्यक्रम है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है। यह भी कथन गलत है। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों के समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। तीसरा है, भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है। यह कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी विशेष स्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण है? इसमें देखें तो पहला है आर्थिक अवसर, ये सही है। दूसरा है उपजाऊ मृदा, ये भी सही है। तीसरा है स्थलाकृतियाँ, ये भी सही है। और चौथा है उत्प्रवास, जो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का लगभग एकाधिकार है, जो विश्व के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग का उत्पादन करता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, भारत में राजस्थान में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें देखें तो देश के कुल संसाधनों की हिस्सेदारी में आंध्र प्रदेश सर्वोच्च स्थान रखता है, जो लगभग 41% है। तीसरा है, अभ्रक में प्रत्यास्थता कठोरता, लोचनशीलता और पारदर्शिता का एक अनूठा संयोग है और इसलिए इसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उपयोग विरंजक चूर्ण और कीटनाशकों के निर्माण के लिए किया जाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, ब्राजील मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह कथन गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लगभग 1 मिलियन टन कल्हारी के बारे में जाने तो जहां मैंगनीज का वैश्विक भंडार लगभग 70% अधिक है। इसमें देखें तो वार्षिक उत्पादन के साथ ब्राजील विश्व का 5वां सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश है, न कि सबसे बड़ा, इसलिए कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन है, जापान भारत के मैंगनीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है। यह कथन सही है। इसमें देखें तो जापान भारत के मैंगनीज का सबसे बड़ा खरीदार है। यह भारत के कुल मैंगनीज निर्यातक का लगभग 2/3 हिस्सा खरीदता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन अपरिहार्य कच्चे माल है? इसमें देखें तो चूना पत्थर ये है, दूसरा डोलोमाइट ये भी है, तीसरा मैंगनीज ये भी है, चौथा है अग्निशह मृत्तिका ये भी है। यानी ये चारों है अपरिहार्य कच्चे माल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता प्राप्त करने और उत्पादन लागत को कम रखने के लिए आधुनिक अवगतों के उपयोग के माध्यम से फसल उत्पादन करना है।
इसमें देखें तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, जो ये वाणिज्यिक कृषि के बारे में हो रहा है। दूसरा है, यह आमतौर पर विरल आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। यह भी वाणिज्यिक कृषि के बारे में बात है। यह गहन एवं विस्तृत हो सकती है, जो वाणिज्यिक कृषि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वाणिज्यिक कृषि। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रकारों में से किसका वर्णन कर रहा है, जो वाणिज्यिक कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कभी-कभी सुर्खियों में उल्लेखित जे फर्म संबंधित है। अब जानते हैं जे फर्म क्या होता है और किससे संबंधित है। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जो इस रबी मौसम में खरीद से किसानों के तत्काल रूप से डिजिटलकृत फार्म जे प्रदान करता है। तो इसका अगर ये देखें तो विकल्प बी जो है, मंडियों में किसान की कृषि उपज के बिक्री रसीद से है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक विशाल प्रायद्वीपी है जो यूरोप और एशिया के महाद्वीप को जोड़ता है। यह उत्तर-पश्चिम में बुल्गारिया के साथ राजनीतिक सीमा साझा करता है। डार्डेनियल्स, मरमरा सागर और बोस्पोरस जल संधि इस देश के दो असमान भागों में विभाजित करते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस देश का वर्णन करता है? यूनान, साइप्रस, तुर्की, रोमानिया। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ये तुर्की के बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अपनी आवश्यकताएं हेतु तांबे के आरक्षित भंडार के मामले में आत्मनिर्भर है। यह कथन गलत है। भारत को इसमें देखें तो तांबे के इसमें सीमित भंडार है। भारत को अन्य देशों के साथ मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे तथा मैक्सिको से तांबा आयात करना पड़ता है, इसलिए कथन गलत है। दूसरा है, भारत में तांबे का प्रमुख निक्षेप ओडिशा में स्थित है। ये भी कथन गलत है। तांबे के निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिले में पाए जाते हैं, इसलिए कथन गलत है। तीसरा है, तांबे का खनन एक महंगी एवं लंबी प्रक्रिया है क्योंकि तांबे के अयस्क में धातु का प्रतिशत अत्यधिक कम होता है। यह कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 3। चलिए आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के ऊर्जा क्षेत्रों सौर ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्तमान भारत में स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता मामले में विश्व में दूसरा स्थान है। यह कथन गलत है। भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें स्थान पर है, न कि दूसरे स्थान पे। दूसरा कथन है, वर्ष 2011 के पश्चात भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र 50% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि कर रहा है। यह कथन सही है। इसमें देखें तो वर्ष 2011 के बाद भारत का जो सौर क्षेत्र वर्ष 2011 में 0.5 गीगावाट स्तर से लगभग 59% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2021 में 55 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गया है। तीसरा कथन है, भारत ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 300 गीगावाट की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 2 और 3। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसी टेस्ट सीरीज के पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे जो 51 से 100 तक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।